जयंत भाई, सब लोग तैयार है? आज पूरा प्रयास किया जाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए, उसका समापन कर दिया जाए। कल आज पढ़ा दिया था। एक्चुअल में एग्जाम बेस्ड जितना पढ़ाया था कल हमने उतना ही है, एग्जाम में उतना ही आएगा। नोट्स में आपके पास पहले से ही तो थ्योरी पोर्शन वो लिखा हुआ है। आज भी थ्योरी पोर्शन आपको केवल बताएंगे, लिखवाएंगे नहीं, सब आपके पास नोट्स में पहले से अवेलेबल है। हमने आपको नोट्स बांट के रखा है, ठीक है। तो आज पूरा हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को खत्म करने के विचार में हैं। तो आज अपने पास टॉपिक है क्लास 10th का, और नाम क्या है इसका भैया? बता दो जरा, नाम क्या है इसका? इलेक्ट्रिसिटी। क्या नाम है इसका? इलेक्ट्रिसिटी। हिंदी वाले जान लें क्या बोलते हैं, विद्युत धारा या विद्युत पर्पज, जो भी है आप लोग देख लीजिए। इलेक्ट्रिसिटी कह रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहला पॉइंट, क्योंकि बहुत कोई बकवास नहीं चलेगी, केवल केवल बोर्ड एग्जाम से जितना आएगा उतना ही पढ़ाया जाएगा। बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग अगर चले, सबसे पहला पॉइंट आता है इलेक्ट्रिसिटी में आपके पास में, बताओ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। जीरो से पढ़ेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। हम पढ़ेंगे क्या आज? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत आवेश। क्या होता है हिंदी वाले बच्चे? बहुत ध्यान से पढ़िएगा, विद्युत आवेश। क्योंकि हमारा पूरा प्रयास है कि आज के लेक्चर में पूरा पूरा इलेक्ट्रिसिटी खत्म कर दिया जाए, ठीक है। तो कह रहा है कि विद्युत आवेश क्या है, विद्युत चार्ज क्या होता है, कितने बच्चों को पता है? तो पहले जान लो, विद्युत चार्ज एक्चुअल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, आपके पास लिखा होगा द प्रॉपर्टी ऑफ विद्युत चार्ज है क्या? कोई प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट अराइज टू करा इन इट। तो जिसमें एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसे कोई भी मैटर अपनी ओर अट्रैक्ट होता है, उसके अंदर कोई ना कोई मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक इफेक्ट जनरेट होता है। बताओ भैया, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये किसी एक मैटर, किसी एक धातु की ऐसी प्रॉपर्टी है, किसी मैटर या किसी एक धातु की ऐसी एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से क्या होता है उस मैटर के अंदर, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाई पड़ता है। क्या दिखाई पड़ता है उसके अंदर? इलेक्ट्रिक दिखाई पड़ जाए, इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। मैग्नेटिक हालांकि पूछा नहीं जाएगा, जानकारी भी जान लो। कहता है उसके अंदर या तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाई दे, इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब है इफेक्ट दिखाई पड़े, या मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाई पड़े। आइए मेरे भाई, ये मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? या तो उसके अंदर करंट फ्लो हो जाए, या तो किसी चीज चिपका ले, या तो किसी चीज को रिपल कर दे। तो ऐसे जो प्रॉपर्टी होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। इसको दिखाते किससे भाई? तो कह रहा है इसको हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल क्यू से अथवा कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो इसका एक्चुअल तरीका हो गया जिससे मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक इफेक्ट जनरेट हो जाए। ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। दिखाते किससे? स्मॉल क्यू से या कैपिटल क्यू से दिखाते हैं। होता क्या है इसको मैथमेटिकल इंडक्शन में? क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नोन एज द इलेक्ट्रिक चार्ज। इसको क्या बोल सकते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एन ई बराबर क्या होता है? क्यू होता है। एन ई की वैल्यू क्या होती है? क्यू। बताओ क्यू बराबर एन ई, तब याद हो जाए क्यू इक्वल एन ई। किसे दिखाते हैं, किससे नोट करते हैं? क्यू से। किससे? क्यू से। किससे? क्यू से। किससे? कोई और आवाज आई थी? अच्छा स्मॉल बोला था, मुझे कुछ और आवाज आई थी। हाँ क्यों बोलेंगे ना, तो थोड़ा बोलेंगे स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू। हमने दिखा दिया है कहीं कैपिटल क्यू लिखा है या स्मॉल क्यू लिखा है, दोनों का मतलब चार्ज ही होता है। फॉर्मूला क्या होता है? क्यू इक्वल एन ही होता है। अब सर यहाँ बताइए ये एन क्या होता है, ई क्या होता है? एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हिंदी में अगर कहें तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हिंदी में कहें तो क्या बोलेंगे इसको? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आप समझ गए? और इसके बाद में ई फॉर क्या हो जाएगा? ई इलेक्ट्रॉन होता है, और एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू सबको याद होनी चाहिए। वन इलेक्ट्रॉन इक्वल कितना होता है? 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। बात समझ में आ गई? तो हमारे पास में हाँ कूलम। अब आगे पढ़ेंगे इसका यूनिट क्या बनेगा, तो कूलम बनेगा। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ चार्ज। आज पूरा रिकैप करा भेजेंगे आपको। आवेश का, आवेश का मात्रक।
तो कितने बच्चों को पता है आवेश का मात्रक? ये पहले पढ़ा रखा है हमने आप लोगों को। क्या रहता है? कूलॉम रहता है। क्या रहता है? कूलॉम रहता है। स्पेलिंग COULOMB, कूलॉम। हिंदी में कूलाम लिखते हैं। आप समझ गए? यू लिखा है यहाँ पर। तो कह रहा है इसको दिखाते किससे हैं? सी से। कहीं पर सी लिखा मिल जाए, कहीं पर आपको फिजिक्स में सी लिखा मिल जाए, इसका मतलब क्या है? वो गुलाम लिखा हुआ है। वहां क्या गिवन है? चार्ज गिवन है। क्या गिवन है? चार्ज गिवन है। तुरंत पहचान जाओगे। तो आपको इसमें क्या पता होना चाहिए? केवल इतना, क्यू बराबर क्या होता है? एन ही होता है। ई क्या होता है? 1.6 10 की पावर -19। और एन क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या ये बात समझ गए? पक्का इतना याद करना चाहिए। बाकी इसका यूनिट क्या होता है? कूलाम होता है। बाकी आपको एग्जाम के बेस पे कुछ भी याद नहीं करना है। अब आपसे एक दो क्वेश्चन करा लेते हैं। न्यूमेरिकल में काम आएगा। क्यू इक्वल फॉर्मूला फिर से बताओ। एनी क्यू इक्वल एनी यूनिट यूनिट गुलाम, यूनिट गुलाम, मात्रक गुलाम। याद रहेगा? पक्का। आज पूरी तरह से फ्रीज करना है। आज बहुत पढ़ना ना पड़े। अगर आपको याद आए, इलेक्ट्रिसिटी की याद आ रही है, तुरंत जाना यूट्यूब में ढूंढे आकर। ठीक है? तुरंत एक ही बार में सब रिकैप हो जाएगा। समझ गए? सोचा कर आ रहा है सब एकदम। अब यहाँ पर क्वेश्चन करा है, अगर किसी एक सर्किट में 5,000 कह रहा है क्वेश्चन। बाबू क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 5,000 इलेक्ट्रॉन एक ही बार में, पैर ऐसे रख देते, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ, कह रहा है कि अगर 5,000 इलेक्ट्रॉन किसी एक सर्किट में फ्लो हो रहे हैं। अगर हम कहें कोई एक सर्किट है, क्वेश्चन लिख नहीं रहे, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि 5,000 हमारे पास इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन? 5,000। 5,000 इलेक्ट्रॉन किसी एक सर्किट में फ्लो हो रहे हैं भैया, चल रहे हैं। तो बताओ उस सर्किट में कुल कितना चार्ज होगा? आपसे चार्ज पूछा है कि उसमें कितना चार्ज होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। कैसे बताओगे? तो पहले देखते हैं। चार्ज पूछा है, क्या पूछा है? चार्ज हिंदी वाले बच्चों के लिए आवेश पूछा है। तो आवेश पूछा है, चार्ज पूछा है। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? Q इक्वल यानी एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है? 5,000। कितना? 5,000। क्या लगा देंगे? 5,000। और ई की वैल्यू क्या? 1.6 10 की पावर -19। जब सॉल्व करेंगे 18 16 5 जा 80, 80 हो गया ये। और 30 1 2 30 डेसिमल 10 की पावर -19। दशमलव के बाद में जीरो का कोई मतलब नहीं, तो क्या हो जाएगा? ये इतना आ जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ कितना जीरो दिख रहा है? 3 जीरो दिख रहा है। जितना जीरो उतना पावर, जितना जीरो उतना पावर, जितना जीरो उतना 10 का पावर लगा दिया। और क्या लिखा है आगे? 10 की पावर -19 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -8 इंटू 10 की पावर 3 माइनस का 16 हो जाएगा। ये क्या आ गया? कूलाम आ गया। क्या बात सुनाई? कर ले जाओगे पक्का। अगर हम कहें किसी एक सर्किट में, क्वेश्चन नंबर सेकंड, किसी एक सर्किट में 125 इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं? 125 इलेक्ट्रॉन्स उसमें भाग रहे हैं, राउंड कर रहे हैं। तो बताओ भैया उसमें कुल कितना चार्ज आ रहा है? बताओ उसमें कितना चार्ज लग रहा है? तो क्या करोगे? हम कहेंगे सर जी क्यू बराबर है नहीं होता है क्यू एन ई कितना हमारे पास में? 12। ई कितना है? 1.6 10 की पावर -19। मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका, कितना हो जाएगा? 12 इंटू 9 12 इंटू 16 192। पक्का। चलिए एक दो बच्चे के 125 मल्टीप्लाई करते हैं। तो 12 इंटू 16, तो 16 टू जा 32। अरे कितना हुआ? 3। 16 प्लस जा 16 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 19। 192 आया। और उसको डेसिमल क्या लगा देंगे? 1 डिजिट। और 10 की पावर -19। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा 125 लिखा हुआ है। अच्छा मुझे लगा ये, कोई बात नहीं 12 कर लो। आ गया अभी 12 का आ गया। अब आगे बढ़ जाते हैं। अगर यहाँ 125 था, अभी यहाँ छोड़ दे रहे इसको, ठीक है। अगर यहाँ पर 125 था, 125 इंटू कितना? 1.6 10 की पावर -19 मल्टीप्लाई कर पाओगे? पक्का। कितना जाएगा? 2। अब यहाँ पर कितना? 000 डेसिमल लगा देंगे, 000 लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ डेसिमल लगा दो। 10 की पावर कितना? 19। कितना हो जाएगा? 200। बताओ कोई दिक्कत किसी को?
आ जाएगा, कर पाओगे? नहीं कर पाओगे? आगे बढ़ जाते हैं, तो आगे बढ़ गए। अब आगे पहुंच जाते हैं, हमारे पास में कह रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग इन 1 कूलम। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के भी आप पर रहेगा कि अगर एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर फ्लोइंग इन 1 कूलम। आ कूलम बताओ भैया, ये क्वेश्चन पूछेगा, इसको याद करके जाओ, ये तुम्हारे एमसीक्यू में हमेशा आता है। ठीक है, क्या पूछेगा? हाउ मैनी नंबर ऑफ, या हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन electrons are flowing in a coulomb। एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे होते हैं इन 1 कूलम। चार्ज आगे और लिख दीजिएगा ऐसे। आपसे हिंदी में क्या लिखेगा? एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये प्रश्न करेगा। कैसे बताओगे? क्या देखना है? कितने, हाउ मेनी, मतलब एन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एन पूछ रहा है। एन तो हमसे पूछा जा रहा है। ठीक भैया, या क्या तुमने मुझे, तो कह रहा है मैंने आपको दे कर रखा है गिवन में। हम लिखेंगे गिवन क्या है, कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। क्या कुछ दिखाई पड़ रहा है? नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो हम एक बार और रीड करें सही से, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर फ्लोइंग आ कूलम लिखा हुआ है। आप अगर ध्यान देखें तो आ लिखा हुआ है, मतलब एक लिखा हुआ है। यहाँ पर एक कूलम आपको दिया गया है, तो यहाँ एक कूलम गिवन है, मतलब क्यू गिवन है। जहां कहीं कूलम लिखा है मतलब क्यू गिवन है। क्या गिवन है? क्यू गिवन है। क्यू बराबर 1 कूलम, क्यू बराबर 1 कूलम। समझ में आया? नहीं आया? क्यू इक्वल 1 कूलम हो गया, तो क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? एन ई होता है। 1 लगा दिया, और एन हमें पता नहीं है, यही निकालना है। इसकी वैल्यू कितनी? 1.6 10 की पावर माइनस 19 1। मुझे एन निकालना है, मल्टीप्लाई में कहाँ भेजेंगे? डिवाइड में। एन इक्वल कितना हो जाएगा? 1/1.6 10 की पावर माइनस 19। डेसिमल हटाओ, ऊपर जीरो बढ़ाओ। डेसिमल हटाया, ऊपर जीरो बढ़ाया, जीरो बढ़ा दिया। अब इसके बाद 16, और यहाँ जो पावर लिखी है, नीचे का पावर ऊपर भेजेंगे, नीचे पावर ऊपर भेजेंगे। कितना हो जाएगा? 10 की पावर प्लस हो जाएगा, एक जीरो इसको और दे दो। चलो भैया एक और जीरो देते हैं, तो 100 और 10 की पावर कितना हो जाएगा? 18 डिवाइड में कितना हो जाएगा? 16। आप इसको डिवाइड करते हैं, जैसे आप इसको डिवाइड करोगे तो 6.25 10 की पावर 18 हमारे पास आंसर आ जाएगा। एक कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा होता है? 6.25 10 की पावर 18। एमसीक्यू में आएगा, लगा पाओगे इसको? पक्का? क्या बता रहे हो भाई? कहाँ पर जीरो लगाना है? यहाँ पर। हाँ, आपके पास में डिजिट आएगा, वहां पर वर्ड। साइंस कहता है कोई भी जब नंबर लिखा जाएगा तो उसके एक डिजिट होना चाहिए, जीरो नहीं, एक कोई डिजिट होना चाहिए, उसके बाद डेसिमल लगना चाहिए। जब हम यहाँ लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, और ऐसे सॉल्व करेंगे तो 1 डिजिट आ जाएगा। इसलिए आपको एमसीक्यू में यही लिखा मिलता है, इसलिए हमने आपको ऐसा बता दिया है। समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? अब इसके बाद में अगला पॉइंट हमारे पास है इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज समझ गए? इलेक्ट्रिक करंट खत्म हो गया ना चार्ज के बारे में कहानी। पॉइंट नंबर सेकंड, आज इसको पूरा खत्म करना है, इलेक्ट्रिक चार्ज। पूरा प्रयास करेंगे इसको खत्म करने के साथ साथ में, हो सके तो आज आप लोगों को न्यूमेरिकल भी इसी करा दें, वरना कल सारे न्यूमेरिकल इसके मिल जाएंगे। ठीक है? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? विद्युत धारा क्या होता है? विद्युत धारा क्या होता है? और जिस दिन वन शॉट पढ़ाएंगे ना, उस दिन 2 दिन में पूरी फिजिक्स खत्म कर देंगे। पूरे 2 दिन में पूरी फिजिक्स खत्म, 2 दिन में केमिस्ट्री खत्म। ठीक है? एक हफ्ते में पूरी साइंस खत्म। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी कह रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ द चार्ज, इसका फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ, याद होना चाहिए आपको क्या? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। आवेश के प्रवाह की दर, हिंदी और बच्चे, आवेश के प्रवाह की दर, आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं?
हिंदी वाले बच्चे जो होंगे आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। अंग्रेजी वाले द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द रेट द बोलेंगे द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इज नोन एज। आप समझ गए। अब देखो जहां कहीं रेट लिखा मिलता है, जहां कहीं दर लिखा मिलता है, इसका मतलब डिवाइड करना होता है। अब किससे, या टाइम से। मेनली किससे डिवाइड करते हैं, टाइम से। किससे डिवाइड करते हैं, टाइम से डिवाइड करते हैं। अब यहाँ क्या लिखा है, चार्ज टाइम, रेट किसका, टाइम का। इसको दिखाते किससे, कैपिटल आई से अथवा स्मॉल आई से, किसी दिखा सकते हो। करंट को किससे दिखाते हैं, कैपिटल आई या स्मॉल आई। फॉर्मूला क्या बना, आई बराबर रेट ऑफ फ्लो चार्ज, तो चार्ज और रेट का मतलब क्या, रेट का मतलब क्या हो जाएगा, टी। तो फॉर्मूला क्या बना, आई इक्वल क्यू अपॉन टी। फॉर्मूला आई इक्वल आई इक्वल आई इक्वल आई इक्वल, याद रहेगा, एकदम जहन होना चाहिए। आई इक्वल क्यू अपॉन टी होता है, ठीक है। क्या होता है, गिर आई इक्वल क्यू अपॉन टी होता है, तुरंत बोलना है आई इक्वल क्यू अपॉन टी होता है। चलो भैया एक और फॉर्मूला बनता है, यहाँ से क्रॉस से मल्टीप्लाई किया जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा, आई इंटू टी बराबर क्यू। तो क्यू का एक और फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया, क्यू इक्वल आई टी, क्यू इक्वल आई टी, क्यू इक्वल आई टी। क्यू का एक फॉर्मूला क्या था पुराना, एन ई। क्यू का पुराना फॉर्मूला एन ई होता है, क्यू का पुराना फॉर्मूला एन ई होता है। यहाँ पर क्यू पर एक और फॉर्मूला आई टी, समझ गए। अब हम पूछेंगे चार्ज का इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में फॉर्मूला एन ई, क्या होता है, एन ई होता है। चार्ज का करंट के फॉर्म में फॉर्मूला आई टी। अब मुझे पता यहां तक आ गया। हमें एक और जानकारी है कि आई बराबर, क्या लिखा है, क्यू लिखा, क्या लिखा हुआ है, क्यू लिखा हुआ है। और क्यू का फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में क्या होता है, एनी। तो क्यू को हटा क्या लगा सकते हैं, एनी अपॉन में क्या, टी। तो आई का एक और फॉर्मूला बना, क्या बना, एनी अपॉन टी। अगर कहीं पर सवाल में आपको इलेक्ट्रॉन दिए जाए, चार्ज ना दिया जाए, तो करंट पूछा जाए, तो आई बराबर क्या लगा देंगे, एनी अपॉन टी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिए गए। चार्ज दिया जाएगा तो क्यू अपॉन टी लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा तो एनी अपॉन टी लगा देंगे। आप समझ गए। अब चलते हैं, यहां तक कहानी क्लियर, पक्का। अब चलते हैं हम लोग किस पर, जरा इसका यूनिट बताओ भैया, इसका यूनिट बताते हैं। और मेरे भाई इसका यूनिट मात्रक, तो सबसे पहले चीज है यूनिट, आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है। फॉर्मूला से ही निकालते हैं यूनिट हमेशा। और क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, कूलाम पर टाइम का सेकेंड, क्या बना, कूलाम पर सेकेंड, क्या बना, कूलाम पर सेकेंड। बताओ करंट का यूनिट कूलाम पर सेकेंड, क्या बोलेंगे, कूलाम पर सेकेंड। इसी कूलाम पर सेकेंड को किसने कैलकुलेट किया था, एम्पियर ने। एम्पियर साइंटिस्ट का नाम है, एम्पियर किसका नाम है, तो सबसे पहले अपना नाम रख दिया, क्या, एम्पियर। एम्पियर अपना नाम लिखे, मैं इसका नाम अपना कर लो एम्पियर, समझ गए। तो मेनली हम यूज करते हैं किसको, एम्पियर को, किसको, एम्पियर को। दिखाते किससे, ए से। बहुत सारा बच्चा इसमें कंफ्यूज होता है, जान लीजिए आज फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स को सही समझना है। इन दोनों में अंतर होता है, ये हमारे पास एम्पियर होता है, ये एंगस्ट्रॉम होता है, नहीं समझे, ये सुनो, ये एम्पियर होता है, ये एंगस्ट्रॉम होता है। ये एम्पियर जो होता है करंट का यूनिट होता है, एंगस्ट्रॉम जो होता है डिस्टेंस का यूनिट होता है। इसको हम करंट के लिए यूज करते हैं। करंट क्यों भाई, दे करंट लग गया, करंट के लिए एम्पियर को यूज करते हैं, समझे। ऊपर खोपड़िया पे कुछ रखा है तो डिस्टेंस होता है, क्या होता है, डिस्टेंस होता है, क्या होता है, डिस्टेंस होता है, याद रखेंगे, पक्का याद रहेगा। मेनली इसको वेवलेंथ में लेकर चलते हैं हम लोग, पढ़ेंगे आगे आकर वेवलेंथ क्या होता है। पढ़का हो जाओगे ना, हिंदी में उसको बोलते हैं तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, लैम्डा से दिखाते हैं। बुढ़ापे में पढ़ाएंगे आपको, अभी छोड़ दीजिए, ठीक है। पढ़ लिया। एक दो बच्चे कहते हैं क्लास 9 में पढ़ कर रखा है हमने फ्रीक्वेंसी वाले में, याद आया आप लोगों को। चलो कोई बात नहीं, वापस आते हैं करंट पर। करंट का यूनिट, करंट का यूनिट कूलाम पर, कूलाम पर 2 यूनिट आएगा एग्जाम में। एम्पियर लिख कर नहीं देगा, एमसीक्यू में पूछेगा तो कूलाम पर सेकंड लिख कर देगा। तुम दोनों के एम्पियर था, फिर गायब हो गए। वहां पर क्या लिखा होगा, कूलाम पर सेकंड। ध्यान रखिएगा इस बात को, एग्जामिनर बहुत चकमा देता है। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत। अब इसके एक आधे न्यूमेरिकल करा दिए जाए।
और एक और चीज याद कर लो, आपको अगर कहीं 1 माइक्रो एम्पियर लिखा मिल जाए, ये क्या है, माइक्रो, इसका नाम क्या है, माइक्रो, 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 इसका नाम क्या है, हिंदी में इसको माइक्रो पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ऐसा यू बनता है, क्या बोलते हैं इसको, माइक्रो। तो 1 माइक्रो इक्वल, माइक्रो हमेशा 10⁻⁻6, माइक्रो 10⁻⁻6, याद रखेंगे। माइक्रो क्या होता है 10⁻⁻6, माइक्रो क्या होगा 10⁻⁻6, माइक्रो 10⁻⁻6, याद है। चलो हमने 2 फॉर्मूले पढ़ लिए, दोनों फॉर्मूले यहाँ लिखते जाएं, जितना आज पढ़ते जाएंगे यहाँ लिखते जाएंगे, ठीक है, पक्का, अब पूरा याद करके जाएंगे हम लोग। क्यू इक्वल क्या पढ़ा हमने, एन ई पढ़ा, ठीक है। आई इक्वल क्या पढ़ा, क्यू अपॉन टी पढ़ा, आई इक्वल क्या पढ़ा, एन ई अपॉन टी पढ़ा, और क्यू इक्वल क्या पढ़ा हम लोगों ने, आई टी पढ़ा। कितने हमने फॉर्मूले अभी पढ़ लिए, सबने पढ़ लिए ना। अरे यार तुम लोग होशियार हो गए भाई, क्या तक आ गया। अब पहला फॉर्मूला, सवाल नंबर पहला, सवाल पहला, मेरा सवाल पहला कह रहा है, आपके पास लिखा हुआ है 1200 इलेक्ट्रॉन अगर किसी एक सेकंड में दौड़ रहे हैं 10 सेकंड में, तो उसमें कितना करंट प्रवाहित होगा, कितना करंट फ्लो होगा। अगर 1200 लिखा है, 1200, अगर 1200 इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग इन अ सर्किट, पूरा नहीं लिखेंगे तो समझदार हो, ठीक है। 1200, ये सब आपके में लिखा हुआ है, 1200 इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग इन अ सर्किट इन 10 सेकेंड, कि किसमें 10 सेकेंड में अगर दौड़ रहा है, तो बताओ भैया कितना करंट उसमें है। आपने पूछा क्या, क्या है, करंट पूछा है, कितना करंट है उसमें, ये प्रश्न पूछा है। कितना विद्युत धारा है, विद्युत धारा है, कितना विद्युत धारा है, समझ गए। एक क्वेश्चन पूछ रहा है, इफ 1200 इलेक्ट्रॉन आर फ्लोइंग इन अ सर्किट इन 10 सेकेंड, हाउ मेनी करंट आर फ्लोइंग इन द सर्किट, समझ गए। हिंदी में कह रहा है, अगर यहाँ पर 1200 इलेक्ट्रॉन किसी एक परिपथ में 10 सेकंड में प्रवाहित हो रहा है, तो उसमें कुल कितना धारा बह रहा है बताओ। और भैया प्रवाहित धारा, तो करंट पूछा है, करंट का फॉर्मूला लिखेंगे, सबसे स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्यू अपॉन टी। देखते क्या क्यू दिया गया है, नहीं दिया गया, क्या क्यू दिया गया है, क्या दिया गया है, इलेक्ट्रॉन, क्या दिया गया है, इलेक्ट्रॉन दिया गया है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम लगाते हैं, नहीं लगाते, लगाते हैं, क्यू को हटा के लगा सकते हैं, एन नहीं लगा सकते। यहाँ पर आगे पूछेंगे एन कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1200 लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू मुझे पता है, लगा दिया हमने, और टी की वैल्यू कितना है 10 है। नहीं आया, यहाँ से जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल। अब आगे कितना हो जाएगा 120, कितना 10 की पावर -19, मल्टीप्लाई करो, अभी इसका मल्टीप्लाई याद कर लो, 192 कितना 192, एक जीरो लगाया, जीरो लगाया, 10 की पावर -19, डेसिमल यहाँ से एक जीरो हटा दो, ठीक है, डेसिमल लगाना पड़ेगा, डेसिमल लगाया, डेसिमल के बाद में जीरो कोई मतलब नहीं होता है। अब यहाँ से बच्चों को प्रॉब्लम होता है, तो इसे सॉल्व करेंगे। आओ, हमारा काम है 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, 1 डिजिट के बाद में डेसिमल लगाना है। तो डिजिट काउंट करो, 1 2, कितना काउंट किया 1 2, हम लिखेंगे 1 2, देखो ध्यान से, बहुत सारे बच्चे कुछ भी याद करते हैं, कुछ याद थोड़ा ना करना होता है, कितना 2 डिजिट पे हमें डेसिमल लगाना है, हम यहाँ 2 डिजिट मतलब 2 जीरो बढ़ा लेंगे, अब 2 जीरो बढ़ाया और 2 जीरो नीचे बढ़ा दिया, समझे। अब जब 2 ऊपर बढ़ा रहा 2 नीचे बढ़ा रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इन 2 की वजह से डेसिमल लग जाएगा, और ये 2 पावर बन जाएगा, समझे कि नहीं समझे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 192, और यहाँ 10 की पावर -19, भाई कितना 10 की पावर 2, अभी देखो प्लस का हो गया माइनस का हो गया, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, 192 और 10 की पावर -17 एम्पियर। क्या बात समझ में आई, बता दीजिए, क्या आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, पक्का, बताओ भाई, बताओ बताओ, यहाँ तक कि में किसी भाई को कोई दिक्कत, पक्का आ जाएगा। एक क्वेश्चन करके दिखाओ, कह रहा है अगर हमारे पास में, अगर हमारे पास में क्वेश्चन नंबर सेकंड, आप लोगों को भी कैलकुलेट करना है। अगर कह रहा है कि 10 कूलाम चार्ज, 10 कूलाम चार्ज 5 सेकेंड में किसी एक 10 कूलाम चार्ज 5 सेकेंड में किसी एक सर्किट में दौड़ रहा है, 5 सेकेंड में किसी एक सर्किट में दौड़ रहा है, तो उसमें करंट कितना बनेगा, करंट कितना बनेगा,
पेन पेपर निकाल के बैठे हो, बिना पेन पेपर वाला सवाल था। हाँ, क्या हो जाएगा, आई इक्वल क्यू अपॉन टी हो जाएगा। क्यू कितना है 10, 5 आंसर किया 2 एम्पियर हो गया। बात समझ आई, बेइज्जती हो गया। हाँ, अब अगला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पॉइंट नंबर 3, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको बोलते हैं विद्युत विभव। पढ़ लो बेटा सही से, अभी समय है, ठीक है, बढ़िया ट्राई कर लो। आज अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो हम पूरा टॉपिक खत्म कर देंगे। हाँ, तो क्या पढ़ाना है मुझे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, कितने बच्चों को पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, कितने बच्चों को पता है, बताओ। पोटेंशियल मतलब ताकत, पोटेंशियल मतलब ताकत। कह रहा है जब किसी भी इलेक्ट्रॉन को किसी इन्फिनिटी से उठाकर, इलेक्ट्रॉन को किसी इन्फिनिटी से उठाकर खींचकर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हो, कहाँ रख देते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हो, उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। नहीं समझ में आया, नहीं आया, फिर समझाते हैं। आप कोई चीज पढ़िए, अपनी चेयर पढ़िए, मैं इसको उठाया ऐसे घसीटते हुए यहाँ रख दिया आकर ऐसे करके, समझ पा रहे हो, ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, अरे इलेक्ट्रिक मास्टर पोटेंशियल हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कौन सा करंट दौड़ गया, मास्टर ने ताकत लगाया तो मास्टर का पोटेंशियल हो गया, समझ गए। ऐसे ही जब कहीं पर भी हम लोग किसी एक चार्ज को उठाकर, इलेक्ट्रॉन को उठाकर हम लोग किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, वर्क डन टू ब्रिंग अ पॉजिटिव, कह रहा है कि पॉजिटिव चार्ज, किसी एक पॉजिटिव चार्ज को उठाकर हम किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। ध्यान सुने, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बैठा हुआ बेचारा, बैठा हुआ है, गुनगुना रहा है गाना खूब मौत से, अभी गाना गुनगुना रहा था। यहाँ पर एक कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है, यहाँ पर कोई एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब है तुम्हारी ये क्लास, तुम वहां बैठे हुए थे, ये तुम्हारी क्लास लगी है, क्या लगी है, क्लास लगी है, ये क्या लगी है, क्लास लगी हुई है। और तुम्हारे माता पिता ने तुमको उठाया घर से, चल भैया तू पढ़ता लिखता नहीं है, कोचिंग पहुंचा देते, कोचिंग पहुंचा दिया, कहाँ पहुंचा दिया, कोचिंग, यहाँ से आया कोचिंग पहुंचा दिया, ऐसे करके समझ गए ना। इन्फिनिटी पर रखा हुआ चार्ज को इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आते हैं, समझ रहे हो, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको ई से दिखाते हैं, लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, या इसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र, हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र नहीं समझते हो, एक ऐसा क्षेत्र, ऐसा फील्ड जहां पर कोई चार्ज इन्फ्लुएंस होता हो, चार्ज करता हो, इन्फ्लुएंस, जब चार्ज कहाँ लेकर आएंगे, चार्ज हो सकता है रिपल करे, हो सकता है अट्रैक्ट हो जाए, रिपल ऐसा होता है, अगर हो सकता है रिपल ऐसा करे, दूर हो जाए, प्रतिकर्षित हो जाए, हो सकता है अट्रैक्ट हो जाए, दोनों केस हो सकते हैं। यहाँ पर एक ऐसा एरिया जहां पर कोई भी चार्ज इन्फ्लुएंस हो जाता है, किसी भी अट्रैक्शन या रिपल्सन को फील करता है, वो वाला एरिया क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। वर्क डन, ठीक है, समझ गए, वर्क डन ऑन अ चार्ज, ऑन अ पॉजिटिव चार्ज, इसे एक पॉजिटिव चार्ज पे किया हुआ वर्क, जब इसको पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर कहाँ रख दें, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, कहाँ रख दें, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें। तो यहाँ पर करने वाला काम को हुए तरह के जो किया गया काम या वर्क डन बोलते हैं, वर्क डन, वर्क डन, ठीक है, किया गया कार्य कराएं कि जब इन्फिनिटी से किसी एक चार्ज को उठाकर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, इसके लिए जो काम करते हैं हम लोग, उस काम को ये क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो चार्ज के ऊपर क्या किया गया, काम, चार्ज के ऊपर क्या किया गया, काम किया गया। इसको दिखाते किससे, वी से, किससे दिखाते हैं, वी से दिखाते, किससे, इसको डिनोट किससे करते हैं, वी से, कैपिटल वी स्मॉल वी। लेकिन इसका डेफिनेशन और फॉर्मूला कैसे चाहते हैं, क्या किया तुमने, चार्ज को उठाया, चल उठा उड़ जाए, आपको कर दिया, इसको चार्ज के ऊपर काम, चार्ज के ऊपर काम, याद हो गया, कैसे याद करोगे, याद करने का तरीका बताओ, चार्ज के ऊपर काम, चार्ज के ऊपर काम हो गया, चार्ज के ऊपर वर्क, चार्ज के ऊपर वर्क, देखो ऊपर ही तो लिखा है ना वर्क, फॉर्मूला भी बन गया, चार्ज के ऊपर किया गया वर्क क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो ब्रिंग अ चार्ज
The work done to bring a charge from infinity to electric field is known as, किसी भी एक आवेश को अनंत से उठाकर वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, इसमें किया गया कार्य क्या होता है? वैद्युत विभव होता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? किसी भाई कोई दिक्कत? बताओ फॉर्मूला बताओ जरा इसका। फॉर्मूला इलेक्ट्रिक क्या होता है? हाँ फिर से चार्ज कैसे याद करो ना, आज के बाद V इक्वल डब्ल्यू अपॉन क्यू याद करोगे ना। ना चार्ज पर किया गया काम, क्या काम? कुछ नहीं, चार्ज के ऊपर, चार्ज पर किया गया काम हमें याद रहेगा, डेफिनेशन दोनों याद रहेगी। अब बात की इसका यूनिट क्या होता है। यूनिट क्या होता है भैया? यूनिट कैसे बनाते हैं हम लोग? यूनिट कैसे बनाते हैं? इसे क्या होता है? वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल। और चार्ज क्या होता है? कूलम। जूल पर यूनिट क्या होता है? यूनिट क्या होता है? यूनिट क्या होता है? यूनिट क्या होता है? आप देखो आगे पहुंचे, इसी जूल को क्या बोलते हैं हम लोग? वोल्ट। इसी जूल को क्या बोलते हैं? वोल्ट। एग्जाम में आता है कि बताओ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है? आप ढूंढते हो कहीं पर यहाँ वोल्ट लिखा है, वोल्ट नहीं लिखा होता है। क्या लिखा मिल जाएगा? जूल पर कूलम। जूल पर कूलम। जूल पर कूलम याद रखेंगे, ये आ जाता है एग्जाम में लिखा हुआ। तो आप रोजते हैं ले सर जी वहां वोल्ट नहीं लिखा था। तो भैया वोल्ट थोड़ा पूछेगा, जानता तुम वोल्ट रखता हमारा क्या? वोल्ट नहीं पूछेगा, वोल्ट नहीं देगा। समझ गए इतना? पक्का? तो हमने तीन चीजें समझ ली अभी, एक बार रिकैप मार लेते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? क्यू बराबर एनी। कितना एग्जाम में आएगा? क्यू इक्वल एनी। यूनिट क्या होता है? टी होता है, कूलम होता है। और इसके बाद में ई की वैल्यू, बढ़िया बहुत अच्छे। फिर आगे कह रहा है कि ये तो फॉर्मूला हो गया, सवाल हो गया, सवाल गोली मारो, सवाल गोली मारो, बाद में पढ़ना है आपको। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक करंट होता है। बात समझ गए? फॉर्मूला क्या होता है? क्यू अपॉन टी और एनी अपॉन टी। बात समझ गए? यूनिट क्या होता है? एम्पियर। यूनिट क्या होता है? एम्पियर। एक और यूनिट क्या होता है? चार्ज अपॉन कूलम पर, कूलम पर सेकेंड। अब वापस आते हैं, अब वापस आते हैं, कहां पहुंच गए हम लोग? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला चार्ज के ऊपर वर्क, चार्ज के ऊपर वर्क, चार्ज के ऊपर वर्क। बात समझ गए? किसी भाई कोई दिक्कत नहीं? अब आगे पहुंच जाते हैं, आगे खत्म करना है। एक सवाल अपने पास आ चुका है, चलिए एक सवाल आ चुका है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास हो चुका है पहला। हम पहले क्वेश्चन पे ही रहेंगे लास्ट तक। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है द वर्क डन टू ब्रिंग अ इलेक्ट्रॉन, कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इन्फिनिटी टू अ पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is 64 joule. Find the electric potential on it point. समझे? तेरा अगर एक इलेक्ट्रॉन को वन या एन इलेक्ट्रॉन किसी एक इलेक्ट्रॉन को हम उठाकर कहाँ लाते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाते हैं। कहाँ तक लाते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाते हैं। तो इसके लिए जो काम किया जाता है वो 64 जूल होता है। तो मेरे भाई आप मुझे बताओ कि इसके लिए हमारे पास पोटेंशियल कितना होगा? उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? अब मामला सलट आ गया, तो करेंगे। हाँ देखते हैं, पहले मुझे पूछा क्या गया है? पूछा गया तुमने वी पूछा है, पोटेंशियल पूछा है, चार्ज के ऊपर काम। काम तो तुमने हमको दे दिया है, चार्ज नहीं दिया है। चार्ज का मुझे एक और फॉर्मूला याद है, चार्ज का फॉर्मूला होता है एन ई होता है। एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे दिया है? मुझे पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर एन इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है मेरे भैया। तो इसका मतलब डब्ल्यू की जगह पे कितना? 64 और यहाँ एन 1.6 10 की पावर माइनस 19। बेसिम हटाओ, जीरो बढ़ाओ, बेसिम हटाओ, जीरो बढ़ाओ, पावर ऊपर ले जाएंगे तो पावर किसमें हो जाएगी? पॉजिटिव। पावर ऊपर ले जाएंगे तो पावर किसमें आती है? पॉजिटिव। अब यहाँ से कैंसिल, कैंसिल तो कैंसिल करते हैं, 40 आ गया। अभी हम लोगों ने सीखा था जीरो होगा उधर पहुंच जाएगा, v इक्वल क्या हो जाएगा? 4 इंटू 10 की पावर 20 वोल्ट हो जाएगा। बताओ पोटेंशियल का दूसरा क्या नाम, यूनिट बताओ। पोटेंशियल का दूसरा यूनिट जूल पर कूलम, याद रहेगा? पक्का? अब आपसे दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीन हेडिंग पढ़ लिया हम लोगों ने। हेडिंग नंबर 4 आपके नोट्स में हेडिंग पढ़ी होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। पढ़ी होगी क्या? इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसको हिंदी में लिखा जाएगा विद्युत विभवांतर। देखो हिंदी वाले बच्चे, विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर। अब ये क्या होता है, यहाँ पर क्या करते हैं, उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, किसी भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम लोग क्या करते थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम चार्ज को कहां से, इन्फिनिटी से उठाकर लाते थे। इसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, एक एंड से दूसरे, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाएंगे, बस इतना काम करें और कुछ नहीं। कह रहा है कि वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज ऑन करे वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। केवल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले आना क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले आना क्या हो जाएगा, बताओ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह रहा है जब एक पॉइंट से, जब हम लोग किसी वन पॉइंट से, एक पॉइंट से चार्ज को खींच खाच के कहां पहुंचा देते हैं, अदर अनदर पॉइंट पे, एन अदर पॉइंट पे पहुंचा देते हैं। इस घटना को, इस इंसिडेंट के लिए जो वर्क करना पड़ता है, जो वर्क करना पड़ता है उसको ही क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। हिंदी में किसी एक बिंदु से, एक बिंदु से, एक बिंदु से उठाकर कहां पहुंचाते हैं हम लोग, दूसरे बिंदु तक पहुंचा दें, दूसरे सिरे या दूसरे बिंदु तक पहुंचा दें। इसके लिए जो कार्य होता है उस कार्य को क्या बोलते हैं हम लोग, विद्युत विभवांतर बोलते हैं। बात समझ गए। यहाँ पर एक पॉइंट से, एक सिरे से उठाकर किसी चीज को दूसरे सिरे तक, ए से उठाकर बी तक पहुंचा दिया जाए या बी से उठाकर ए तक पहुंचा दिया जाए, इसके लिए जो काम होता है उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। एक एंड से दूसरे एंड तक, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक, इसको डेल्टा वी से दिखाएंगे। यहाँ पर डेल्टा वी का मतलब क्या होता है, डिफरेंस है भैया, दोनों पॉइंट पे अलग अलग पोटेंशियल होगा। मान लेते हैं इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू V1 है, इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू V2 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाए, घटा देंगे तो V2 माइनस V1। क्या सर हमेशा V2 से V1 माइनस होगा, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। जो बड़का हो उसे छोटका माइनस कर देंगे, बड़का उससे छोटका माइनस कर देंगे। हो सकता है कि V1 माइनस V2 हो जाए। किसी भाई कोई दिक्कत, बताओ भाई। अब इसका फॉर्मूला क्या बन सकता है, इसका फॉर्मूला एक और बन सकता है, डेल्टा V बराबर डेल्टा W अपॉन Q। किसी भाई कोई दिक्कत नहीं, ये जो लिखा है इसको डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा मतलब चेंजमेंट होता है, समझ गए। यहाँ तक किसी भाई कोई दिक्कत बताओ। और नॉर्मल केस में इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल्टा V इक्वल W अपॉन Q। आ गया। तो बताओ इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट क्या होगा, अरे सेम होगा भाई, क्या लिखा है, गुलाम पर जूल, और इसके बाद में वोल्ट, खत्म कहानी। नहीं आया, हो जाएगा। तो वही चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं, जूल पर गुलाम। अब आगे पहुंचते हैं। हमारे पास इसके लिए एक सवाल लिखा हुआ है, आज तो खत्म करना है पूरी तरह से, पक्का जिंदा रहना सभी लोगों को, ठीक है। तो हमारे पास लिखा हुआ है, इफ इट द करेक्ट टेक 25 जूल ऑफ एनर्जी टू ब्रिंग एंड करेक्ट टू ब्रिंग एन इलेक्ट्रॉन एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 3.5 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अब क्वेश्चन नंबर कह रहा है आपसे फर्स्ट, आइए, अगर हम लोग कितना कराए कि 25 जूल काम करना पड़ता है, 25 जूल काम करना पड़ता है 3.5 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, तो अगर पहले पॉइंट का वोल्टेज जो है वो 10 हो, पहले पॉइंट का वोल्टेज 10 हो, तो बताओ मुझे भाई, नो क्या कह रहा है, यहाँ पर दो पॉइंट है, पॉइंट ए पॉइंट बी। अब इस जगह पे चार्ज बैठा है, ठीक है, कितना चार्ज है, 3.5 कूलम चार्ज है। अब इसको उठाकर खींच खाच के आप कहाँ पहुंचा दिए, पॉइंट बी पे। अब जब पॉइंट बी पहुंचा दिया तो यहाँ पर पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, तो पोटेंशियल हो गया यहाँ पर क्या, V2 हो गया। आपसे पोटेंशियल V2 की पूछ रहा है, और इस जगह का पोटेंशियल मान लो दिया गया आपको कि पहले जगह का जो पोटेंशियल था वो 10 वोल्ट था, कितना था, 10 वोल्ट पहले जगह पोटेंशियल था। और इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में आपने कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ काम किया होगा, वर्क किया होगा। तो कह रहा है जो कार्य किया आपने, जो वर्क किया, वो वर्क हमारे पास में 25 जूल है, कितना है, 25 जूल वर्क किया। क्या क्वेश्चन समझ में आया, इसमें आते हैं आप लोगों को, अगर 3.5 कूलम चार्ज को, आवेश को एक पॉइंट से उठाकर दूसरे पॉइंट तक ले आया जाता है,
एक पॉइंट उठाकर दूसरे पॉइंट तक ले आया जाता है। इसके लिए आपने एक पॉइंट से इससे जो काम किया 25 जूल किया, अगर पहले पॉइंट का जो पोटेंशियल हो, पहले पॉइंट पर जो पोटेंशियल था वो 10 वोल्ट था, तो दूसरे पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? अच्छा, पोटेंशियल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है, तो फॉर्मूला लगेगा पोटेंशियल डिफरेंस का। किसका लगेगा? पोटेंशियल डिफरेंस का लगेगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है जरा बता दो मेरे भाई। डेल्टा वी इक्वल डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। डेल्टा वी हमारे पास क्या हो सकता है, देखते वी टू माइनस वी वन डब्ल्यू अपॉन क्यू। वी टू पता है क्या? नहीं पता है। वी वन पता है क्या? 10 और चार्ज वर्क कितना हुआ? 25 और 3.5। डेसिमल हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे। डेसिमल हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे। डेसिमल हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे। अब इसको कैसे करते हैं? किससे? 5 से। 5 से 5 टाइम में, 5 से 7 टाइम में, माइनस को उधर भेजेंगे, प्लस का हो जाएगा। तो 50 अपॉन 7 प्लस का 10 अपॉन में 1। V2 वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। यहां से क्रॉस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 50। ये क्रॉस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। अब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120 अपॉन 7 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे 7 से, 120 में ले 1 टाइम में 7, कितना बचा? 5। ठीक है, जीरो। अब फिर इसको मैं 7 टाइम में कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में? 49 हो जाएगा। 1 डेसिमल जीरो 1 टाइम में 7, 3 डेसिमल जीरो 4 टाइम में, आप इतना लिख दीजिएगा 17.14 वोल्ट। क्या कहानी समझ में आई? बताओ भाई, कितने बच्चों की कहानी समझ में नहीं आई? बता दो मेरे भाई, पक्का आ गई? कर ले जाओगे? एक सवाल बिल्कुल सेम देते हैं ऐसा ही। एक सवाल आपके पास में बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग करके दिखाएंगे। कह रहा है कि अगर हम लोग किसी 5 कूलाम चार्ज को 5 कूलाम चार्ज को दौड़ाते हुए एक पॉइंट से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचा देते हैं, बी पॉइंट तक पहुंचा देते हैं, तो इसके लिए जो काम किया गया, मान लेते हैं काम हुआ 40 जूल। काम कितना हुआ? 40 जूल हुआ। अगर पहले पॉइंट का पोटेंशियल V1 जिसको बोलते हैं वो 15 वोल्ट था, तो आप दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल V2 बताओ कितना होगा? चलिए, 2 सेकंड में खत्म होना चाहिए था, इससे इसको डिवाइड मारो, कितना बचा? 8 बचा। 8 23 खत्म भाई। नहीं आया? आई समझते हैं मेरे भाई। डेल्टा V बराबर कितना हो जाएगा? W अपॉन क्यू। V2 माइनस V1 W अपॉन क्यू। तो V2 V1 कितना? 15, W कितना? 14, ये कितना? 5, कितना हो गया? 8। अभी कितना हो जाएगा? V2 माइनस का है प्लस हो जाएगा, माइनस का है प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 23 वोल्ट। क्या बात समझ में आई? बताओ भाई, किसी बच्चे को कोई समस्या तो नहीं? बताओ भाई। पक्का? बढ़ जाए आगे? चलो बढ़ जाते हैं। अगला खत्म हो गया, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस आ गया। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस आ गया। हाँ, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का होता है विद्युत विद्युत प्रतिरोध आ गया। आइए, विद्युत प्रतिरोध या इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध या इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध या इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है? कहता है द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, किसी मेटल की वो प्रॉपर्टी जो करंट के फ्लो को रोकती हो। समझ गए? करंट के जो अगेंस्ट जाती हो, उस कॉज के जिस कॉज से वो खुद पैदा हुई है। नहीं समझे? तो तुम लोग हो ना रेजिस्टेंस की तरह काम करते हो। मम्मी पापा कहते हैं ऐसा काम करो, नहीं करेंगे हम, तो तुम पैदा मम्मी पापा से हुए हो, विरोध वहीं करते हो, करते हो। तो ये आपकी हैबिट है। ऐसे ही किसी एक मेटल की हैबिट होती है, जो धातुएं होती है ना उनके अंदर भी ऐसी हैबिट होती है। धातु है, लेकिन हम समझे, अभी डेफिनेशन आपको याद करा देंगे। ये मेटल है, धातु है, इसमें जब करंट दौड़ाएंगे तो करंट दौड़ाने की वजह से इसमें अभी रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगा। करंट दौड़ रहा है तब पैदा हुआ, और फिर उसे रोकेगा। तो उस कारण को रोकता है, उस रीजन का अपोज करता है जिस रीजन से
खुद पैदा हुआ है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट अपोजेस द कॉज, अपोजेस द कॉज करा है कि बाय विच इट ऑल्सो प्रोड्यूस, मुझे नहीं आपके में क्या लिखा हुआ है, द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। हम नॉर्मल बोल सकते हैं जो करंट को रोकता है, किसको रोकता है, करंट को रोकता है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, जिस कॉज को, जिस कॉज से खुद पैदा हुआ है, या उस करंट को जिससे वो खुद क्या हुआ है, समझ में आया। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है, भी एक गुण होता है, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल या कंडक्टर। कंडक्टर से कोई दिक्कत नहीं किसी को, कंडक्टर का मतलब जिसके अंदर करंट दौड़ सके, कंडक्टर कहते हैं। तरह किसी एक कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी जो कि अपोज करती हो, क्या करती हो, अपोज करती हो किस चीज का, फ्लो ऑफ करंट का, फ्लो ऑफ करंट का, आवेश के प्रवाह को रोकता है। तरह किसी चालक का वह गुण, चालक का गुण, ठीक है, चालक का वह गुण जो कि धारा के प्रवाह को रोकता हो, धारा के प्रवाह को, धारा के प्रवाह को क्या करता हो, रोकता हो, धारा के प्रवाह को रोकता हो, इसे क्या कहते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। दिखाते किससे हैं, मेनली तो कैपिटल आर से दिखाते हैं, क्या सर स्मॉल आर से नहीं दिखा सकते, बिल्कुल दिखा सकते हो, समझ गए नहीं समझ गए, इसको कैपिटल आर या स्मॉल आर से दिखाते हैं। समझ आई नहीं आई, अब इसके आगे आ जाए, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब इसके बाद में इसका फॉर्मूला क्या होता है, आइए, इसका जो फॉर्मूला होता है मेनली किससे दिखाते हैं, कैपिटल आर से, किससे दिखाते हैं, कैपिटल आर से, स्मॉल आर से। जब सेल पढ़ेंगे हम लोग, सेल पढ़ेंगे तो सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है तो स्मॉल आर से दिखाते हैं, दिखा दोनों सकते हैं, लेकिन मेनली इसको कैपिटल आर से दिखाते हैं। क्या कह रहे हैं, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, ओम के नियम से बनाइए, क्या आई अपॉन वी इक्वल आई आर होता है, वी इक्वल आई आर, तो वी अपॉन क्या हो जाएगा, वी अपॉन आई, फॉर्मूला क्या बना, वी अपॉन आई, वी अपॉन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, वी अपॉन आई, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद हो गया। अब इसका यूनिट की बात करेंगे, कौन बताएगा यूनिट क्या होगा इसका, यूनिट बोले तो मात्रक क्या होगा इसका, मात्रक क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, जरा बताओ, वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, क्या बोलेंगे, वोल्ट पर एम्पियर। इसी को हटा क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। कोई दिक्कत किसी को, उल्टा स्प्रिंग लिख दिया है, हाँ, ओ एच एम होता है, ओम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं, बात समझ गए, हाँ ओम बोलते हैं। कोई दिक्कत किसी को, दिखाते किससे हैं, ऐसे कछुआ की तरह बनता है इससे करके, समझ गए ना, ये ओम ऐसे बनता है, याद रहेगा, हिंदी में इसको ओम ही बोलते हैं। बात क्लियर, पक्का, आगे बढ़ जाए। रेजिस्टेंस क्या होता है, एक ऐसी मेटल की प्रॉपर्टी है, ऐसी कंडक्टर की प्रॉपर्टी जो फ्लो ऑफ करंट को रोकता है, उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, इसको कैपिटल आर से दिखाते हैं, फॉर्मूला वी अपॉन आई होता है, यूनिट जो होता है वो वी मतलब वोल्ट अपॉन एम्पियर एंड ओम होता है। बात समझ गए, इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन पढ़ेंगे, अभी यहाँ तक आ गया, अब आगे पहुंच जाते हैं। हाँ यहाँ तक हो गया, अब अगला क्वेश्चन है, अब इसके लिए एक आधे क्वेश्चन बना हुआ है, तेरा इफ द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर इज डबल, अगर पोटेंशियल को डबल कर दिया जाए ऑफ इट्स फ्लोइंग करंट, तेरा है कि इफ द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर इज डबल ऑफ इट्स फ्लोइंग करंट फाइंड द रेजिस्टेंस। बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, पोटेंशियल डबल का है, किसके डबल का है, कह रहा है जो क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, पोटेंशियल इज डबल, पोटेंशियल को अगर हम लोग पोटेंशियल को, इसको पोटेंशियल को अगर हम विभव को कहते हैं डबल कर दें, तो एग्जाम में भी पढ़ाएंगे, अलग से पढ़ाएंगे, एग्जाम के समय के लिए एक और बैच लगाएंगे इसका, मैं परेशान हूँ, एक दिन में खत्म करेंगे, वहां पर सब पीपीटी बनकर आएगा, आज बिना पीपीटी से पढ़ा रहे हैं। वहां इज डबल लिखा है, इज डबल लिखा है, इज डबल ऑफ फ्लोइंग करंट, ऐसे समझते हैं, एग्जाम उस दिन हम पढ़ाएंगे कैसे क्वेश्चंस को देखकर करना होता है। तो लिखा है पोटेंशियल इज डबल ऑफ फ्लोइंग करंट, हिंदी वाले बच्चा समझ जाओ, विभव धारा का 2 गुना है, विभव धारा का 2 गुना है,
आइए समझते हैं, दोनों में काम चल जाता है। देखो क्या लिखा हुआ है, पोटेंशियल, क्या लिखा है, पोटेंशियल। पोटेंशियल बोले तो V, तेज का मतलब होता है इक्वल, डबल मतलब दुई होता है, और करंट मतलब क्या होता है, आई होता है। तो V बराबर कितना हो सकता है, 2I। ये दिया गया है, तो यही लिखा है, हमें कहीं दिमाग नहीं लगाया। हिंदी वाले बच्चे, विभव, ये विभव दो गुना, देखो दो गुना धारा, हो गया। सब यही लिखा होता है। तुम लोग एकदम किताब से रट्टा मार के जाते हो, याद कर रहा है, आके भूल गया। वही देखो करो ऐसे करके, क्या लिखा है इसमें, समझ रहे हो, ऑटोमेटिक आपको उत्तर मिलेगा। आइए वापस चलते हैं। तो ये तो मुझे दिया गया है, पूछा क्या था, तेरा रेजिस्टेंस बताओ, ऐसे केस में रेजिस्टेंस कितना होगा, रेजिस्टेंस बोले तो प्रतिरोध कितना होगा। तो अच्छा ठीक है बताते हैं, ये आपसे पूछा गया है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है दीपेंद्र, V अपॉन आई होता है, V अपॉन आई होता है। जब V अपॉन आई होता है, V की वैल्यू कितनी है, V की प्लेस पे हम क्या लगा सकते हैं, 2I लगा सकते हैं। नीचे I लिखा है, I से कैंसिल हो जाएगा, R बराबर कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। क्या बात समझ आई, पक्का हो जाएगा, हो जाएगा पक्का, कोई दिक्कत किसी को। अब आगे पहुंचते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर, ठीक है, अफेक्टिंग फैक्टर। इन कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिससे रेजिस्टेंस क्या होता है, अफेक्ट होता है, ऐसे कारक, ये प्रश्न पूछा जाता है। आपके में लिखा हुआ है कि फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस इज अफेक्टेड, ठीक है, जरा या तो किस किस पे डिपेंड करता है, ये हमारे पास जो क्या नाम है, रेजिस्टेंस किन बातों पर डिपेंड करता है, आइए समझते हैं। चलिए सबसे पहले जो रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है, या क्या फैक्टर होता है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो समझते हैं, एमसीक्यू में भी और एक नंबर में पूछ देगा थ्योरी में कि आप रेजिस्टेंस किन किन कारणों पर डिपेंड करता है बताइए, लिखिए, फैक्टर क्या होते हैं बताइए, लिखिए, ये क्वेश्चन तो कर पाओगे, कारक बोलेगा हिंदी में। आइए सबसे पहला पॉइंट होता है लेंथ पर, LENGTH, लेंथ मतलब लंबाई, और किसका, ये लंबाई किसका, लेंथ ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का जो लेंथ होता है, चालक का जो लेंथ होता है, उस चालक की लंबाई पर डिपेंड करता है। अब किस तरह से डिपेंड करेगा, सबसे पहला पॉइंट लंबाई पर, ठीक है, अभी पढ़ाएंगे, दूसरा पॉइंट लिख देते हैं, पहला लंबाई पर, दूसरा एरिया पर, दूसरा एरिया पर, एरिया ऑफ क्रैक कंडक्टर, ठीक है, यह एरिया बोले तो क्षेत्रफल पर, ठीक है, हिंदी में। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि हम देखेंगे तो हमारे पास टेम्परेचर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है, इसको बोलेंगे ताप पर। अगला पॉइंट नेचर ऑफ कंडक्टर, चौथा पॉइंट नेचर, नेचर ऑफ कंडक्टर, नेचर ऑफ कंडक्टर कह रहा है कि चालक की प्रकृति पर, चालक की प्रकृति पर, समझ गए। अब ये 3-4 पॉइंट कैसे अफेक्ट करते हैं, कैसे इन पर डिपेंड करता है, जरा वो देख लेते हैं। जो 3-4 पॉइंट हमारे, सबसे पहला पॉइंट आपके लिखा है नोट्स में कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द लेंथ ऑफ कंडक्टर, समझ गए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, लेंथ ऑफ कंडक्टर, कितना इसका कंडक्टर का लेंथ बढ़ाओगे, इसका मतलब क्या है, इसे दो मीनिंग आई कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ से, इसका मतलब हो गया दो फेस आए तुम्हारे पास में, क्या दो फेस है, जरा समझते हैं। कहता है अगर तुम इसको लंबाई कंडक्टर बढ़ा दोगे, रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अगर लंबाई कम कर दोगे, रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, समझ गए, नहीं समझे। अब जरा खुद से समझने का प्रयास करो, याद कैसे कराते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, रोकना, रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, रोकना। अगर कभी तुम्हें कोई चीज को रोकना हो, पकड़ना हो किसी को भाग भाग कर, आप लोग छुआ छाई खेलते हो, छुआ छाई समझते हो, हमारे गांव बोलते हैं, क्या बोलते हैं तुम्हारे यहाँ, छुपा छुपाई बोलते हैं। आज छुपना नहीं होता, दौड़ने वाला रेस वाला होता है। अच्छा पकड़म पकड़ाई बोलते हैं, मैम छुपा छिपाई क्या बोलते हैं, भूल गए मैं, छुपा छुपाई बोलते हैं। हाँ आइए पकड़म पकड़ी बोलते हैं आपके वाले में, क्या बोलते हैं, अरे कुछ भी बोलते हैं, पकड़म पकड़ाई। हाँ वापस आते हैं, होता क्या है कि जैसे अगर किसी बंदे को पकड़ना है, भाग कर उसको टच करना है, तो हम कहते हैं कि 1 सेकंड में सामने से निकल जाए बंदा,
या कहते हैं पूरी जगह खाली है, तुम जब तक चाहो तब तक उसको पकड़ कर छू के लाओ। तो किस केस में आपकी संख्या मतलब की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि आप उसको टच कर पाओगे, पकड़ पाओगे? जब टच करके एक के सेकंड में निकल जाएगा तुम्हारे सामने से, या आपको बिल्कुल एरिया पता होगा, नहीं यहां से लेकर पूरी ग्वालटोली उधर एरिया तक, चुन्नीगंज तक, बताओ समझ में नहीं आया? आइए समझाते हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा है, देखो एक ये वायर है, ठीक है, यहां पर एक बंदा खड़ा है, आप यहां खड़े हो, समझो जरा ध्यान से, आप ये खड़े हो, और एक वायर ये, एक वायर ये, यहां पर आप खड़े हो, ये बंदा है, और कंडीशन है कि ये भी भाग सकता है यहां तक, आप भी भाग सकते हो यहां तक। एक कंडीशन है आप यहीं तक, दोनों लोग यहीं तक भाग सकते हो, आप यहां तक भाग सकते हो। तो बताओ किस वाले में बंदा जल्दी से पकड़ ले जाएगा किसी एक को? दूसरे वाले में? अच्छा, दोनों की रेस सेम है, अच्छा इसमें क्यों नहीं पकड़ पाएगा? ये दूरी लंबाई ना इतनी है, लंबाई दोनों में इतनी है। अब बताओ, अब जरा थिंक करो कि मान लो इस जगह से वो छूट गया, निकल गया, मान लो लंबाई दोनों बराबर है, छूट गया ये, अगर ये छूट गया तो अब आगे तो तुम जा ही नहीं सकते हो, बैन हो गया। और इस वाले केस में मान लेते यहाँ छूट गया, यहाँ चला गया, अरे रुको मैं आ रहा हूँ अभी, मुझे भी यहाँ से परमिशन है कि हम यहाँ तक भागकर पकड़ सकते हैं, लंबाई बढ़ेगी, रेजिस्टेंस पकड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी। समझ गए नहीं समझे? कुछ क्लियर हुआ? इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं पाला बढ़ जाना। कबड्डी खेलते हो, हाँ, अगर लाइन बिल्कुल पास में, क्रॉस कर गया कोई दिक्कत नहीं, लो हो गया खत्म काम, और लाइन दूर हो, घसीटो भाई साहब, वहां टांग पकड़े बैठे रहोगे, घसीटो, कब तक घसीट पाओगे? कुछ देर बाद दम तोड़ ही दोगे, होगा। लंबाई बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, लंबाई बढ़ने से रेजिस्टेंस, याद रहेगा पक्का? बताओ, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, याद रहेगा। हिंदी में लिखेंगे, प्रतिरोध जो होता है वो चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। अगर हम कभी चालक की लंबाई बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा, अगर हम कभी इसका लेंथ बढ़ाएंगे, लेंथ ऑफ द कंडक्टर इंक्रीज होती है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर डिक्रीज करता है, घटता है, तो रेजिस्टेंस भी घटता है। इतनी बात समझ में आई? अब अगला, एरिया कैसा होता है? एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब एरिया समझो जरा, मान लो एक ही एरिया है, कितना एरिया है, ठीक है, जैसे लड़का एक दूसरे में अभी खेल रहा है, वापस सही बजाओ, अब ये दोनों पास बैठा हुआ है और इसको अभी पकड़ना हो इसको, तो एरिया इसका इतना हो गया, तो ये कंडीशन, दूसरा कंडीशन, ये वाला लड़का यहाँ बैठा हो, इस तरफ बैठा हो, और फिर इसको पकड़ना हो, तो किस वाले एरिया में, किस वाली जगह में? एक तरीका ये, दोनों पास में है लगभग, और एक एरिया बढ़ा दें, इसी को बढ़ा दें, ये चलो कॉपी करो, इसको पूरे बढ़ा दिया जाए, कंप्यूटर वहां से इसको बढ़ा दीजिए, देख रहे हो ये बड़का हो गया। अब बताओ किस वाले केस में जल्दी से दूसरे को पकड़ पाएगा? ऊपर वाले में ना, एरिया कम होगा, जल्दी पकड़ लेगा, हाथ पहुंच जाएगा उसका, एरिया बड़ा हो जाएगा, भैया उसको दौड़ना पड़ेगा वहां तक, टाइम लगेगा। तो मतलब क्या है, इसका जस्ट इनवर्स होता है, जस्ट इनवर्स होता है। मीनिंग क्या हो गया यहां से? मीनिंग पहला, अगर कभी भी एरिया इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। अगला, अगर कभी भी एरिया डिक्रीज करेगा, एरिया डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। क्या ये कहानी आ गई? दोनों कहानी समझ गए? अब एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे बैठे हुए, तो सीबीएसई बोर्ड वाले सारे बच्चे ध्यान सुने, बाकी बच्चे भी सुने। कह रहा है कि हमारे पास क्वेश्चन का कह रहा है, अगर कभी भी, हमने कहा दो कंडक्टर हैं, एक बंदे ने एक कंडक्टर लिया और दूसरे बंदे ने दूसरा कंडक्टर लिया, अगर दूसरे बंदे वाले कंडक्टर का एरिया ज्यादा है, एरिया ज्यादा है तो पहले वाले से, तो बताओ कि रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा? रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा? अभी बहुत कठिन क्वेश्चन पूछेंगे, रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा? पहले वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। आप कहेगा करंट किसमें ज्यादा बहेगी?
सुनो, जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा और करंट उसमें कम रहेगी। इसमें रेजिस्टेंस क्यों, अभी और पढ़ोगे, कभी पढ़ाया था V इक्वल, क्या ये पढ़ाया था, अगर V को गायब करो, V को गायब करो, V गायब करो, तो क्या बना, 1/I बना, है ना। इसको उल्टा करो, I बना 1/R। इसका मतलब I और V आपस में उल्टे होते हैं। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम हो जाएगा, करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। हमने क्वेश्चन दिया, दो बंदे हैं, बंदा ए, बंदी बी, एक बंदा है, बंदी है। इस बंदा के पास में जो कंडक्टर है उसका अगर मान लेते हैं कि एरिया ज्यादा है, एरिया प्लस है, और इसका एरिया कम है, एरिया कम है, तो करंट किस में ज्यादा दौड़ेगा। अगर एरिया बढ़ा तो रेजिस्टेंस कम हो गया, रेजिस्टेंस क्या हो गया, रेजिस्टेंस कम हो गया तो करंट ज्यादा हो गया। नहीं समझे, समझे कुछ नहीं समझ में आया, फिर समझा रहे हैं, इस बात को ध्यान से पढ़िएगा, एग्जाम में ऐसे पूछेगा फिर रहोगे बैठ के। V डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I, और इसी को बोल सकते हैं I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अरे यार रेजिस्टेंस का मतलब तो रोकना, पकड़ना, पकड़ लेगा इलेक्ट्रॉन को इससे करके, इलेक्ट्रॉन भाग पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन नहीं भागेगा तो चार्ज भागेगा, चार्ज भाग पाएगा क्या, नहीं भाग पाएगा, चार्ज नहीं भागे तो करंट बन पाएगी, करंट कम हो जाएगी ना। नहीं समझे, समझ गए, समझ गए। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम हो जाता है, ये उल्टा होता है, देखो रिलेशनशिप देखो इनका। तो इसमें एरिया ज्यादा था, जब एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, तो रेजिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा। नहीं आया, ऐसे मिलाकर पूछे कि बना पाओगे, पक्का क्वेश्चन बना पाओगे। केस बेस्ड यही सबसे पूछता है, तो यहां तक आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, अगले देखते हैं। टेम्परेचर की अगर बात करें तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। टेम्परेचर के जस्ट तरह के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर के जस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या होता है रेजिस्टेंस, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या आया, इसका मतलब आया कि रेजिस्टेंस और टेम्परेचर, अगर कहीं पर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और अगर कहीं रेजिस्टेंस टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बात समझ गए। अब नेचर पर डिपेंड करता है, नेचर जैसा होगा, जैसा नेचर होगा, अच्छा नेचर होगा उसका, अच्छा नेचर मतलब कंडक्टिविटी उसकी अच्छी होगी, उसमें करंट जाते जाएगी तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। कोई दिक्कत आता है, बता दीजिए एक बार। हम्म, तो कह रहे नेचर ऑफ कंडक्टर, नेचर आपका मतलब है कि खुद का नेचर किसी एक कंडक्टर का होता है। जैसे सब लोग जानते हैं कि जो क्या नाम सिल्वर होता है, सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी किसकी होती है, सिल्वर की, चांदी की होती है। सबसे ज्यादा चालकता किसकी होती है, चांदी की। उसमें करंट ना बहुत तेज फ्लो होता है, एकदम शाय है हमारे। और तो और तो करंट फ्लो होता है आपसे, तो उसमें करंट इतनी तेज फ्लो होगा जो आपका खर्चा आता है बड़ा कम हो जाएगा, बिजली बिल कम हो सकता है। और इस सर जी तो फिर चांदी का वायर लगवाया जाए, लगवाओ चांदी का वायर, अरे लगवा पाओगे, महंगा बहुत हो जाए, समझ गए। फिर गोल्ड आता है, गोल्ड से ज्यादा चांदी में होता है। फिर ऐसा करके और भी मेटल आएंगे, लेकिन सबसे सही मात्रा में, सुटेबल मात्रा में, जिसका पैसा हम लोग बियर कर सके, सहन कर सके, वो आता है एल्युमिनियम। तो आप देखते हैं जो वायर आते हैं, अगर आप लोगों को यहाँ देखेंगे तो बाहर जाएंगे जहां अपना ये डोर है, वहां पर पाइप लगा होगा, जो अंडरग्राउंड वाली लाइट हुई है अपना तो कनेक्ट हो गया है, एक और लाइट का वायर छूटा पड़ा हुआ है, देखेंगे तो उसमें दो व्हाइट व्हाइट कलर के वायर होंगे। व्हाइट कलर का मतलब क्या है, वो एल्युमिनियम का है। हाँ, हम लोग घर में जो कॉपरिंग कराते हैं या वायरिंग कराते हैं तो कॉपर कराते हैं, कॉपर महंगा होता है, लेकिन कॉपर का इसलिए कराते हैं ताकि लॉन्ग लास्टिंग रहे, जहां वायरिंग कराई गई है वो बढ़िया से बनी रहे लंबे समय तक के लिए, जल्दी से फॉल्ट ना हो, समझ गए ना। तो कॉपर इसलिए कराते हैं। और ये कॉपर पूरे पूरे नहीं डाला जा सकता है, पावर हाउस से आपके घर तक कॉपर फैलाया नहीं जा सकता है। तो ये कंडक्टर के नेचर पर डिपेंड करता है, समझ गए, कितनी बातें समझ गए हम लोग। वापस आते हैं, इसके बाद में आपसे कह रहा है कि अगर हम इन्हीं बातों को थोड़ा दोहराए, फिर से वापस दोहराए, तो क्या दोहराए, अभी आपने रेजिस्टेंस के बारे में बताओ, कौन बताएगा रेजिस्टेंस के बारे में, योग्यता से आज पूछते हैं। रेजिस्टेंस दो प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है, कौन कौन सी, सबसे पहली प्रॉपर्टी बता बेटा,
रेजिस्टेंस करे, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। पहला पॉइंट बता दिया इसने, समझ गए कि रेजिस्टेंस जो होता है वो लंबाई के, चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। समझ गए ना आतिशी? अब पढ़ना शुरू कर दो। दूसरा पॉइंट, रेजिस्टेंस जो होता है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दीक्षा बिटिया अगर हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड चले जाए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड चले जाएं, इस इक्वेशन को देखें, हम देखते हैं जो ऊपर लिखा है वो ऊपर, जो नीचे लिखा है आराध्या वो नीचे, तो आर डायरेक्टली ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, लोमड़ी ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नहीं आया? अक्षरा बेटी यहां तक आ गया। अब यहां से अगर ध्रुव, यहां से अगर इसको हटा दें, इसको हटा दें, जब हटा देंगे तो कुछ आएगा, कांस्टेंट आएगा। कौन आएगा? कांस्टेंट आएगा। और कांस्टेंट कौन सा आएगा बताओ प्रियांशु? रो आएगा, रोने लगेगा, रो आ जाएगा। क्या जाएगा? रो आ जाएगा। यहाँ पर रो है, ये RHO रो, ये कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट है। और इवन इसी कांस्टेंट का नाम क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसका नाम क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नाम है। क्या बात समझ पाए? नहीं समझ पाए? विशिष्ट प्रतिरोध हिंदी वाले बच्चे विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। बात समझ में आई? नहीं आई? बताओ मेरे भैया, पक्का? अब इसी को उल्टा कर दो, ऐसे नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, तो क्या हो जाएगा? R अपॉन L इंटू ए बराबर रो। रो बराबर क्या हो जाएगा? R और A अपॉन L। यस और नो? तो ये रो क्या होता है? रो क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। बताओ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है? रो होता है। याद कर पाओगे? अगर आज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बनाना है आप ऐसे लिख देंगे पूरा, लिख पाओगे ना? अब इसका यूनिट क्या होता है? यहाँ पर थोड़ी देर के लिए अगर हम L अपॉन ए को एक यूनिट के बराबर मान ले, L अपॉन ए को एक यूनिट मान ले, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आपसे अगर कहा जाए एक यूनिट इसको मान ले, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? सीधे से R के बराबर। किसके हो जाएगा? R के बराबर। लेकिन आपसे कहा जाएगा इसका यूनिट बताओ, इसका यूनिट बताओ, यूनिट इसका क्या होगा? इसका यूनिट क्या होगा? तो देखते हैं यूनिट क्या हो जाएगा। तो कहता है अगर यूनिट रखा जाए तो इसे निकालेंगे। कितने बच्चे इसका यूनिट निकाल पाएंगे? रो दिया, रो दिया। आओ वापस आते हैं। देखो रो का यूनिट, ये क्या लिखा है? रेजिस्टेंस। का लिखा हुआ है? रेजिस्टेंस क्या बोलते हैं? ओम। क्या बोलते हैं? ओम। ये क्या लिखा है? एरिया। और ये क्या लिखा है? लंबाई। एरिया में 2 डायमेंशन, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई काट दिया, लंबाई काट दिया, तो क्या बचा? नहीं बचा। तो ऊपर एक एक डायमेंशन बची, नहीं बची? सुनो, अगर हम एरिया जाए तो एरिया में कितने डायमेंशन? 2। एरिया का डायमेंशन अगर लिखेंगे, यूनिट लिखेंगे तो मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? पक्का हो जाएगा। और लंबाई का यूनिट लिखा जाए तो क्या हो जाएगा? मीटर। अब मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो क्या बना? ओम मीटर। क्या बना? ओम मीटर। बात समझ आया? तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट क्या हो गया? ओम मीटर। याद रहेगा पक्का? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट, स्पेसिफिक विशिष्ट प्रतिरोध का यूनिट, पक्का याद रहेगा? हटा दें, घर में जाना है, सारे डेटा आपको कल लिखा हुआ चाहिए मुझे। अपनी कॉपी में सारा डेटा लिखें, नहीं लिखोगे हम आपके पेरेंट्स को फोन कर देंगे। सारा डेटा आपको चाहिए मुझे, पूरा एक तरफ से लिखा हुआ है, सारे मैथ वाले क्वेश्चन वैसे इसके। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब आगे आते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बड़ा गंदा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बड़ा खतरनाक पूछा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज L एंड द ब्रेथ ऑफ द कंडक्टर है कि इज A। एरिया दिया गया तुम्हारे पास में, एरिया A है। अब अगर इसको देन द रेजिस्टेंस इफ द लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर इज हाफ, अगर लेंथ हाफ कर दी जाए और एरिया डबल कर दिया जाए, लेंथ हाफ कर दी जाए, एरिया डबल कर दिया जाए। सुनो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम इंपॉर्टेंट, एकदम इंपॉर्टेंट, एकदम। कह रहा है कि अगर कोई एक कंडक्टर है, ये भैया कंडक्टर है, कंडक्टर है, कंडक्टर बोले तो चालक है। आज हम इसको पूरा नहीं कर पाए, कल पूरा कर लेंगे, ठीक है? मजा आया आज? पहले बताओ, पहले पक्का?
तो आप कह रहे कंडक्टर है, अभी नहीं छोड़ रहे हैं। खुश हो गया बच्चा, छूट जाएंगे कोचिंग छुट्टी। कंडक्टर है और इस कंडक्टर की जो लंबाई है वो L है, तो इसका जो एरिया है वो A है। इस केस में रेजिस्टेंस जो है वो R है। समझ गए? इस केस में जो रेजिस्टेंस है कितना है? R है। अब आपको केस दे रहा है, केस कह रहा है, केस क्या कह रहा है? केस कर रहा है, केस मीन्स शर्त होता है, केस मीन्स बाल केस नहीं होता है, समझ गए ना? तो केस कह रहा है अगर हम लंबाई को लेंथ को हाफ कर दिया जाए, लंबाई को हाफ कर दें, जो एरिया है एरिया को या उसकी चौड़ाई को, ठीक है, या उसकी रेडियस को, ठीक है, क्या कर दे? डबल कर दे। क्या कर दे? डबल कर दे, डबल कर दे, डबल कर दे। हाँ सुनो, डबल कर दे, दो गुना कर दे। अच्छा यहाँ पर एरिया की बात करें, चाहे चौड़ाई की बात करें, चाहे उसकी रेडियस की बात करें, तो भी सेम काम होगा। और तो भी सेम काम होगा। कैसे? अगर ध्यान से देखें, हम लंबाई की एरिया बोलते हैं, वायर होगा हमेशा, क्या होगा इसमें? वायर होगा। अगर वायर है तो वायर का जब एरिया निकालोगे तो क्या आएगा? वायर स्क्वायर आएगा। कितना आएगा? वायर स्क्वायर। अगर हम इसका रेडियस डबल करें, क्या डबल करें? रेडियस डबल करें, तो रेडियस डबल करोगे तो क्या हो जाएगा? पाई इंटू 4 आर स्क्वायर। यहाँ एरिया कितने टाइम्स हो जाएगा? 4 आर स्क्वायर। कितना टाइम हो जाएगा? 4 आर। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि यहाँ पर अब यही सोच कर आपको बताना है कि बताओ भैया अब इस समय जो हमारे पास रेजिस्टेंस आएगा, न्यू रेजिस्टेंस आर डैश कितना होगा? कितने बच्चे कर पाएंगे? न्यू रेजिस्टेंस आर डैश कितना होगा? आइए सबसे पहले वाले केस में चलते हैं। सबसे पहले वाले केस में फर्स्ट केस कहता है रेजिस्टेंस पता करना है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? भूल गए? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भूल गया मैं। हाँ, अभी से कहा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रो एल अपॉन ए होता है। रो एल अपॉन ए होता है। अगर रो एल अपॉन ए होता तो रो ये तुम्हारे पास एल अपॉन ए रहा। बताओ सबसे पहली कंडीशन में कोई दिक्कत यहाँ तक? इस समय हमारे पास रो कांस्टेंट रहता है, ये लंबाई हो गई कंडक्टर की, ये एरिया हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा केस, केस नंबर सेकंड कह रहा है तुमसे अगर नया रेजिस्टेंस बनाना है तब जब लंबाई कैसी हो जाए? हाफ हो जाए। तो लंबाई पहले एल थी, उसका हाफ कर दिया, एरिया डबल हो जाए, एरिया डबल हो जाए। कोई दिक्कत किसी को? एरिया ए था, कितना हो गया? 2a हो गया, 2a आर ए हो गया, डबल हो गया। अब ये जो 2 ऊपर लिखा है ये कूद कर नीचे आएगा, यस और नो? तो आर डैश क्या हो चुका होगा? रो एल अपॉन 4a। एक क्वेश्चन नंबर, इन दोनों को मुझे कंपेयर करना है। आइए तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम रो डैश से रो को डिवाइड कर देंगे। रो डैश मुझे कैलकुलेट करना है, जो कैलकुलेट करना होता है, जिसको निकालना होता है उसको ऊपर, तो रो डैश निकालना है, ये बार रो डैश निकालना है, तो ये ऊपर क्या हो जाएगा? रो डैश नहीं आर डैश, सॉरी। तो रो एल अपॉन 4a और अपॉन में रो एल अपॉन ए। देखो रो से रो कैंसिल, एल से एल कैंसिल, आर ए से कैंसिल, क्या बचा हमारे पास में? आर डैश अपॉन आर इक्वल 1 अपॉन 4। इसको उधर भेजो, आर डैश क्या हो चुका होगा? आर अपॉन 4। यहां से क्रॉस कर दो इधर, इसको क्या हो चुका होगा? या तो यही छोड़ दो। यहां तक किसी भाई कोई दिक्कत? अगर कहें नया रेजिस्टेंस जो हो जाएगा, न्यू रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा जरा बताओ एक बार? आर अपॉन हो जाएगा, पक्का? पक्का ना? और अगर इसकी वैल्यू दी जाए, एक और क्वेश्चन कराए, अगर मान लो कि हम आपसे कहें कि हमारे पास जो पहला रेजिस्टेंस था उसकी वैल्यू 8 ओम थी, अगर यही केस क्या कहते हैं, इस समय जो रेजिस्टेंस था वो 8 ओम है, 8 ओम है, अब रेजिस्टेंस कितना होगा? तो इसकी वैल्यू कितनी थी? 8 थी। यहाँ क्या हो जाएगा? आर डैश बराबर 8 अपॉन 4 कट किया 2 ओम। क्या कर पाओगे? नहीं कर पाओगे? पक्का? एक और क्वेश्चन, फिर इसके बाद में कल हम लोग रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन सीखेंगे जो कंबाइन करते हैं, और इसके साथ में जो क्वेश्चन होते हैं न्यूमेरिकल वो कल सीखेंगे, ठीक है? आज ज्यादा नहीं पढ़ा पा रहे, लेकिन लास्ट क्वेश्चन फिनिश कर दीजिए आप लोग। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है
अगर हमारे पास कोई एक कंडक्टर है, कोई एक चालक है और उस चालक का हमारे पास में लंबाई L है और एरिया A है और इस समय जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस 16 है। कितना है? रेजिस्टेंस 16 है। और अगर न्यू लंबाई, न्यू लेंथ जो है, न्यू लेंथ डबल कर दी जाए, डबल कर दी जाए, न्यू लेंथ कैसे कर दी जाए? डबल कर दी जाए। और इसके साथ साथ में जो एरिया है, एरिया है उसको हाफ कर दिया जाए, एरिया को हाफ कर दिया जाए। तो बताओ मेरे भाई, इस समय नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? न्यू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? न्यू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? हम देख पाते हैं। मेरे हिसाब से सबसे पहले रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? R इक्वल रो L अपॉन ए। बात समझ गए? चलिए वापस आते हैं। नए वाले में क्या लगा देंगे? R डैश। रो सेम रहेगा, लंबाई क्या हो रही है? डबल हो रही है, 2L हो रहा है। एरिया क्या हो रहा है? हाफ हो रहा है, A अपॉन 2। ये 2 कहाँ कूद जाएगा? ऊपर कूद जाएगा। R डैश हो जाएगा 2 जा 4, 4 रो L अपॉन ए। इक्वेशन नंबर क्या हो गई? सेकंड हो गई। क्या बात समझ में आ रही है? अब डिवाइड मार देंगे, सेकंड वाले से फर्स्ट वाले को डिवाइड कर दिया, क्या हो जाएगा? R डैश अपॉन R। R डैश कितना? 4 रो L अपॉन ए। रो L अपॉन ए, ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। R डैश अपॉन R 4 और ये 4 हो गया, यहां से क्रॉस करेंगे कितना हो जाएगा? R डैश इक्वल 4 इंटू R। और इस R की वैल्यू कितनी थी? 16 थी। तो 4 इंटू 16 इक्वल 64 हो। क्या कर पाओगे? इस तरह वाले क्वेश्चन एग्जाम में आए करने जाओगे? पक्का? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इस तरह वाले, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा। इस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं हमेशा। अभी पढ़ाएंगे रेडियस कैसे आधी होती है। जब रेडियस आधी हो जाएगी, कोई वायर है उसका रेडियस आधा आधा हो जा रहा है, अब उसके रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा वो भी निकालना है आपको, और फिर उससे करंट पे क्या फर्क पड़ेगा वो भी निकालना है। कल हम इस पे पढ़ाएंगे, ठीक है? आज इतना ही, जाओ जैन, कल मिलते हैं, मेरे को पढ़ाई करो।